डियर स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट का आज फिर से मेरी क्लास में स्वागत है। आज अपन फिर वही तरीका होगा क्यूज को सोल्व करना। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, जेट, आईसीआर, एम्स, इसके अलावा एमएससी नर्सिंग का कैटेगरी का स्टूडेंट जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, उन चारों के लिए मैंने नोट्सों में से छाट के क्वेश्चंस बनाए हैं। तो मेरे क्वेश्चन का हमेशा एक तरीका रहा है, मैं हमेशा खन्ने को तो मेरे एक सेशन में 15 क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं, लेकिन याद रखना उन 15 क्वेश्चनों के अलावा उनमें से जितने भी आंसर बनते हैं मोस्टली वो भी साथ में सोल्व करवाता हूं। हर ऑप्शन को सोल्व मिलेगा मेरे इस क्यूज में। तो आप तरीके से पढ़िए, एक क्वेश्चन से आप कम से कम 10 आंसर आपको याद होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला, माइकोराइजा कवक मूल किससे संबंधित है? क्वेश्चन है, माइकोराइजा कवक मूल किससे संबंधित है? पहली चीज, दो चीज मैंने पहले लिख दी है। माइकोराइजा होता है सहजीवी, याद रखना, माइकोराइजा सहजीवी होगा। ठीक है, पहला किस किस के बीच में होगा? याद रखना, शैवाल और कवक के बीच में माइकोराइजा सहजीवी होगा। ठीक है, अब आते हैं अपन ऑप्शंस पर। चार ऑप्शन देगा, एजेटोबैक्टर, फ्रेंकिया, ग्लोमस या एजोला। इन चारों में से माइकोराइजा कवक मूल संबंधित होगा। याद रखना, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा ग्लोमस, ग्लोमस से संबंधित होगा। ग्लोमस होता है, उससे माइकोराइजा कवक मूल का संबंध होगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। ठीक लगा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। अब बात आती है, आपको क्वेश्चन पूछ ले कि भैया एजेटोबैक्टर क्या होता है? कवक होता है, एक शैवाल होता है, एक जीवाणु होता है, एक वायरस होता है, एजेटोबैक्टर क्या होता है? याद रखना, एजेटोबैक्टर वायवीय जीवाणु होगा। याद रखना, एजेटोबैक्टर वायवीय जीवाणु होगा। याद रखना, एजेटोबैक्टर वायवीय जीवाणु होगा। ठीक है, ये काम क्या करता है? याद रखना, एजेटोबैक्टर असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा। असहजीवी एंटूफिक्सेशन। ठीक है, याद रखना, दोबारा बता देता हूं कि एजेटोबैक्टर वायवीय जीवाणु होता है, एजेटोबैक्टर असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। ठीक है, अब बात आती है, साला फ्रेंकिया क्या होता है? याद रखना, फ्रेंकिया में से एक क्वेश्चन यह बनता है कि फ्रेंकिया होता कहां है? याद रखना, एलनस की जड़ पर फ्रेंकिया पाया जाएगा। एलनस एक एलेग्यूमिनेसी पादप होता है, उस एलेग्यूमिनेसी पादप की जड़ों पर क्या पाया जाता है? फ्रेंकिया। याद रखना, ये कहां पाया जाता है? एलनस की जड़ में, एलनस की जड़ में पाया जाता है। ठीक है, एलनस का प्लांट होता क्या है? याद रखना, एलेग्यूमिनेसी होगा। एलेग्यूमिनेसी, याद रखना, एलेग्यूमिनेसी पादप होता है। ठीक है, इसके अलावा बताना कि एलनस की जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली
ग्रंथियों का निर्माण फ्रेंकिया करेगा। ठीक है, ग्रंथियां उत्पन्न करने के लिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो एंडस की जड़ में कौन करता है? फ्रेंकिया। दोनों का फिर बता देता हूं। एजेटोबैक्टर तो होता है असहजीवी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, और इसके अलावा ये वायवीय जीवाणु होगा। ग्लोमस होगा, वो क्या करेगा? माइकोराइजा, कवक मूल से संबंधित होगा। इसके अलावा फ्रेंकिया एक लेग्यूमिनेसी पादप होता है एलनस, उस एलनस की जड़ में ग्रंथियों का निर्माण करेगा और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करेगा? फ्रेंकिया। ठीक है, अगला ग्लोमस पढ़ लिया, एजोला। सबसे पहले चीज याद रखना, एजोला है क्या? ये टेरिडोफाइटा है। वेरी गुड। ये क्या है? एक प्रकार का टेरिडोफाइटा है। ठीक है, सबसे छोटा याद रखना, मिनिमम टेरिडोफाइटा बोला जाता है इसको, मिनिमम टेरिडोफाइटा। ठीक है, एजोला में क्या होता है, इसकी जो पत्ती होती है ना, उसमें एक छोटा सा जीवाणु होता है एनाबीना। एनाबीना, ये एनाबीना क्या करेगा? ये एनाबीना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। ये एनाबीना बीजीए होगा। ठीक है, एजोला एक टेरिडोफाइटा है। इस टेरिडोफाइटा की पत्ती में एजोला नामक नील हरित शैवाल होगा जो N2 का फिक्सेशन करेगा। दोबारा बता देता हूं, माइकोराइजा एक सहजीवी होता है, शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी होगा। ठीक है, अगला एजेटोबैक्टर वायवीय जीवाणु होता है। एजेटोबैक्टर असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। दूसरी बात, फ्रेंकिया एल लेग्यूमिनेसी पादप एलनस की जड़ों में पाया जाएगा, ग्रंथियों का निर्माण करेगा और N2 फिक्सेशन करेगा। एजोला एक टेरिडोफाइटा है, उसमें एनाबीना बीजीए शैवाल होगी, वो शैवाल क्या करेगी? N2 का फिक्सेशन करेगी। ठीक है, ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। अब अगला अपना होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी से आया है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी युक्ति है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की युक्ति कौन से एंजाइम को माना गया है? 4 ऑप्शन है, लाइगेज, प्रतिबंधित एंजाइम, टोपोआइसोमरेज या सभी। याद रखना कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी युक्ति के नाम से प्रतिबंधित एंजाइम को जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बात आती है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी से आया है कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी युक्ति है। क्वेश्चन पूछा गया है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की युक्ति है, तो याद रखना इसका आंसर होगा प्रतिबंधित एंजाइम। क्यों होगा? क्योंकि जो प्रतिबंधित एंजाइम होता है ना, वो डीएनए खंडों को उसके विशेष स्थानों से तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछ ले कि 2 डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करने वाली एंजाइम तो कौन सी होगी? लाइगेज।
लाइगेज एंजाइम क्या करेगी? डीएनए खंडों को जोड़ना, याद रखना, डीएनए खंडों को जोड़ने का काम कौन करेगी? लाइगेज नामक एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ेगी। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, या जो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम होती है वो क्या करेगी? डीएनए खंडों को तोड़ने का काम करेगी। ठीक है, अब बात आती है टोपोआइसोमरेज क्या करता है? टोपोआइसोमरेज का काम होता है डीएनए खंडों को तोड़ना और डीएनए खंडों को जोड़ना। तोड़ना व जोड़ना, यही काम होता है डीएनए खंडों का, सॉरी टोपोआइसोमरेज नामक एंजाइम का यही काम होगा। दोबारा बता देता हूं, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी युक्ति के नाम से जाना जाता है प्रतिबंधित एंजाइम को। प्रतिबंधित एंजाइम को इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोला जाता है। ये डीएनए खंडों को तोड़ने का काम करती है। एक बात क्वेश्चन आ जाता है, आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है किसको? प्रतिबंधित एंजाइम को एक नाम और होता है इसका, आणविक कैंची। इसका एक नाम और होता है आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, प्रतिबंधित एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। बात आए टोपोआइसोमरेज क्या होता है? याद रखना, डीएनए खंडों को पहले तोड़ना फिर उनको वापस जोड़ना, ये काम टोपोआइसोमरेज नामक एंजाइम करेगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चंस बढ़िया समझ में आएंगे। इसी प्रकार अपने आगे का प्रोसेस चलेगी। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यह आपका सेल बायोलॉजी से आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वसा का संश्लेषण कहाँ होगा? क्वेश्चन पूछा गया है कि वसा का संश्लेषण कहाँ होगा? 4 ऑप्शन है। RER इसको बोलते हैं कि राइबोसोम एंडोन्यूक्लियस, और इसके अलावा अंतःपरद्रवी जालिका। याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और SER या राइबोसोम, इसके अलावा केंद्रक। ठीक है, थोड़ी सी बीच में मिस्टेक हो गई थी फुल फॉर्म में, उसके लिए सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन आपका, वसा का संश्लेषण होगा RER, SER या राइबोसोम या केंद्रक। ठीक है, बता देता हूं, वसा का संश्लेषण SER में होगा। ठीक है, यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बात आती है बाकी पर। क्वेश्चन पूछ ले, लिपिड का संश्लेषण होगा कौन से में? इसमें लिपिड का भी संश्लेषण होगा। याद रखना, क्वेश्चन पूछ ले कि लिपिड का और वसा का संश्लेषण कहाँ होगा? SER में होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा? याद रखना, प्रोटीन का संश्लेषण
RER में होगा। ठीक है, RER को बोला जाता है खुरदरी अंतःपरद्रव्य जलिका, इसको बोला जाता है SER को बोलते हैं चिकनी अंतःपरद्रव्य जलिका। ठीक है, चिकनी और खुरदरी में फर्क यही होता है कि जो खुरदरी होगी उसमें तो राइबोसोम होगा, जो चिकनी होगी उसमें राइबोसोम नहीं होगा। तो याद रखना ये कैसी होती है, खुरदरी। ये खुरदरी होगी और ये चिकनी होगी। याद रखना इसमें लिपिड का संश्लेषण होगा, इसमें प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होगा। याद रखना प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण तो आरईआर में होगा क्योंकि यहाँ राइबोसोम होगा, यहाँ राइबोसोम नहीं होगा, यहाँ लिपिड और वसा का संश्लेषण होगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछ ले, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। याद रखना राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। याद रखना इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, बात आती है कि राइबोसोम में कितनी कोशिका झिल्ली होती है। याद रखना राइबोसोम में कभी भी कोशिका झिल्ली नहीं होगी। याद रखना राइबोसोम होता है वो झिल्ली रहित होगा। याद रखना राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होगा। दोबारा बता देता हूं, लिपिड और वसा का संश्लेषण तो SER में होगा यानी चिकनी अंतःपरद्रव्य जलिका में, जबकि प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण खुरदरी अंतःपरद्रव्य जलिका में होगा। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, क्योंकि यहाँ राइबोसोम होगा, यहाँ राइबोसोम नहीं होगा। जहां पर राइबोसोम है वो तो होगी खुरदरी, और जिस सतह पर राइबोसोम नहीं है वो होगी चिकनी सतह। ठीक है, अब बात आती है केंद्रक की। बात करें, कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। याद रखना कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक को बोला जाता है। नियंत्रक कक्ष, या दूसरा होता है कोशिका का मस्तिष्क। याद रखना कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है केंद्रक को। बात आती है केंद्रक में कितनी झिल्लियां होती है। याद रखना केंद्रक में 2 झिल्ली पाई जाती है। दोबारा बता देता हूं, वसा और लिपिड का संश्लेषण SER में होगा। SER मतलब चिकनी अंतःपरद्रव्य जलिका, और चिकनी अंतःपरद्रव्य जलिका मतलब राइबोसोम अनुपस्थित होगा। ये तो क्वेश्चन बनेंगे SER में से। RER खुरदरी अंतःपरद्रव्य जलिका, RER होती है उसमें राइबोसोम होता है, इसीलिए वो खुरदरी होगी। ठीक है, और RER में प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होगा। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होगा। केंद्रक को नियंत्रण कक्ष या कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है। केंद्र 2 झिल्ली वाला होता है। लिख देता हूं यहां 2 झिल्ली युक्त होता है, जबकि राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है, बिना झिल्ली के वाला कोशिकांग होता है, और इसको सबसे छोटा कोशिकांग भी बोलते हैं। याद रखना राइबोसोम को सबसे छोटा कोशिकांग भी
बोला जाता है। राइबोसोम को सबसे छोटा कोशिकांग भी बोला जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अपना स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वही क्वेश्चन बाय टेक्नोलॉजी से लिया गया है, क्वेश्चन छाट के लिया गया है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखिए, फिर वही तरीका 4 ऑप्शन वाला तरीका रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा आपका कि पादप उत्तक संवर्धन विधि जिसके द्वारा हम विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करेंगे। ठीक है, पादप उत्तक संवर्धन करते हैं, जैसे कि लैब में अपन सभी टिश्यू कल्चर करते हैं, उस टिश्यू कल्चर में ऐसी कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे ताकि हम ऐसे पादप प्राप्त करें जिनमें विषाणु नहीं होंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपको देगा, परागकण संवर्धन, विभज्योतकी संवर्धन, कोशिका संवर्धन या सभी। याद रखना, विभज्योतकी संवर्धन के द्वारा ऐसे प्लांट प्राप्त करेंगे जिनमें वायरस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 कि विभज्योतकी संवर्धन के द्वारा ऐसे प्लांट प्राप्त करेंगे जिन पादपों में वायरस नहीं होगा। या आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मान लीजिए मैं लैब में बैठा हूं और मेरे को ऐसा पादप प्राप्त करना है जिनमें वायरस नहीं होना चाहिए, वो वायरस से मुक्त होने चाहिए, इसके लिए हमें विभज्योतकी संवर्धन करना पड़ेगा। उस संवर्धन के द्वारा अपन वायरस मुक्त पादप प्राप्त करेंगे। अब आती है परागकण संवर्धन में क्या करेंगे। याद रखना, परागकण संवर्धन में परागकण प्राप्त करेंगे। ठीक है, परागकण संवर्धन में परागकणों का संवर्धन करेंगे। ठीक है, यह परागकण संवर्धन होता कैसा है, अगुणित हैप्लॉइड। याद रखना, इसमें जो परागकण प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, याद रखना अगुणित एन। कोशिका संवर्धन में किसका संवर्धन करेंगे, याद रखना कोशिका का संवर्धन होगा। दोबारा बता देता हूं, प्लांट टिश्यू कल्चर में विभज्योतकी संवर्धन के द्वारा ऐसे पादप प्राप्त करेंगे जिनमें कोई वायरस नहीं होगा, वायरस मुक्त पादप प्राप्त होंगे। जबकि परागकण संवर्धन होता है वो अगुणित परागकण प्राप्त होंगे इस संवर्धन के द्वारा, जबकि कोशिका संवर्धन के द्वारा कोशिकाएं प्राप्त होगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। बताने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज बता देता हूं। अगर अपनी लाइफ में कामयाब बनना चाहते हो तो आपको 3 चीज खोना पड़ेगी। एक तो आपको लाइफ की जितना भी जो इंजॉय होता है ना वो खोना पड़ेगा। याद रखना, आपकी लाइफ में इंजॉय नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको कुर्बान करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। दूसरी बात हमेशा याद रखना, आपको आपकी लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, रिस्क उठाना पड़ेगा। ये 3 चीज अगर आप बलिदान कर दोगे, दुनिया की कोई ताकत हमें सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि यदि महेंद्र सिंह धोनी यदि अपने ऊपर रिस्क नहीं उठाता, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रखता, तो आज शायद महेंद्र सिंह धोनी दूसरों के कहे अनुसार यदि नौकरी करता, गवर्नमेंट वही नौकरी जिसपे उसको कोई विश्वास नहीं था, मान के चलो आज महेंद्र सिंह धोनी उसी खड़गपुर स्टेशन पर टिकटें भेज रहा होता, लेकिन उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था। ये 3 चीज होनी चाहिए। आप इंजॉय को खो दो, थोड़े दिनों के लिए भूल जाओ कि लाइफ में इंजॉय नाम की कोई चीज भी होती है। दूसरी चीज, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। सब चीज कुर्बान करोगे तब जाके अपने को कुछ मिलेगा। तीसरी चीज है आपका रिस्क। जब तक रिस्क नहीं उठाओगे तब तक आप एक महान इंसान नहीं बन सकते। रिस्क बिना कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना
कि रिस्क उठाओ और नाम बनाओ। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, फल व बीजों को रंग प्रदान करने वाला वर्णक होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि फल और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। आप यहाँ आकर्षक भी लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ सकता है कि बीज और फलों को रंग प्रदान करने वाला वर्णक होगा। 4 ऑप्शन है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखना, फल और बीजों को आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करेगा। क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा वर्णक होता है जिसके कारण फल और बीज आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। अब बात आती है ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। तो याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन वर्णक होगा। याद रखना, ये कौन सा वर्णक होगा, रंगहीन वर्णक होता है। याद रखना, क्रोमोप्लास्ट तो क्या करता है, फल और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट तो होता है रंगहीन। ठीक है, अब बात आती है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट एक ऐसी झिल्ली होती है जो रिक्तिका के चारों ओर होती है। रिक्तिका के चारों और उपस्थित झिल्ली। याद रखना, रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। अब बात आती है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। याद रखना, ये कैसे वर्णक होते हैं, ये हरे रंग के वर्णक होते हैं। इनकी अगली विशेषता है, ये प्रकाश संश्लेषण का काम करेंगे। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पादपों को हरा रंग प्रदान करते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्ट्रोमा, थाइलेकोइड, लेमेलिक कई प्रकार की प्रक्रिया इसकी स्ट्रक्चर में मिलेंगी हमें, जो अपन आगे पूरी थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना, फल और बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है, कौन करता है, याद रखना, क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट होता है वो रंगहीन होगा। ठीक है, इसमें कोई रंग नहीं होगा। रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। और क्लोरोप्लास्ट रंग में हरे होंगे और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके अलावा याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन, स्टार्च, वसा आदि कई प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाएंगे। ठीक है, यह आपके क्वेश्चन आया प्योर बॉटनी से। याद रखना, फल और बीजों में कई प्रकार के आकर्षक रंग होते हैं, इसी कारण अपन उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन अपना जो अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का अगला प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, मैं एक अलग तरीके से थोड़ा सोल्व करवाता हूं, तो वो ढंग से पढ़िए, क्योंकि उनमें ऑप्शंस का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि पौधे की आयु का निर्धारण किसके द्वारा करेंगे। याद रखना, वृक्ष की आयु का क्वेश्चन है,
वृक्ष की आयु का निर्धारण करेंगे। किसके द्वारा? आयु का निर्धारण करेंगे। कैसे पता चलेगा कि वृक्ष की आयु कितनी हो गई? क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, याद रखना। इसमें ऑप्शंस का कम रोल होता है। हालांकि एग्जाम में ऑप्शंस देंगे लेकिन आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी। याद रखना, एक ऐसी प्रोसेस का नाम बताइए जिससे अपन बता सके कि इस वृक्ष की इतनी आयु हो चुकी है। ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट ही बता देंगे कि इतनी आयु हो गई। मतलब कहने का मतलब यह है कि अपन उस प्रोसेस के द्वारा बता सके कि एक्चुअल में इस वृक्ष की जो उम्र है वो कितनी हो गई। इस बात का पता करने के लिए अपन उनकी जो वार्षिक वलय होगी उनकी गणना करेंगे। क्या करेंगे? वार्षिक वलय की गणना। वार्षिक जो वलय होगी उसकी क्या करेंगे? गणना करेंगे, ताकि हमें उनकी संख्या से पता चल जाएगा। ठीक है, वार्षिक वलय की गणना करेंगे। किनकी गणना करेंगे? वार्षिक वलय की संख्या। इनसे पता चल जाएगा कि वृक्ष की आयु क्या हुई है। याद रखना, वृक्ष की आयु का लिंग निर्धारण वृक्ष की आयु का पता करने के लिए उनमें जो वार्षिक वलय होगी उन वलयों की संख्या के आधार पर बता सकते हैं कि वृक्ष की आयु क्या हुई है। ठीक है, अब कई बार इसमें से एक क्वेश्चन और आता है कि तने की लंबाई को मापा जाता है। याद रखना, तने की लंबाई मापते हैं। याद रखना, तने की लंबाई को ऑक्जेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा रिपीट करा देता हूं कि वार्षिक वलयों की संख्या का पता करके हम यह बता सकते हैं कि वृक्ष की आयु कितनी हो चुकी है। ठीक है, यदि तने की लंबाई को मापना चाहते हो तो याद रखना, तने की लंबाई होती है वो ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इसमें जो वर्दी होती है उसमें 2 प्रकार के ग्राफ बनते हैं, वो भी बता देता हूं। जो वर्दी होती है उसमें 2 प्रकार के ग्राफ बनते हैं, वो बता देता हूं। एस व जे शेप के ग्राफ बनते हैं। याद रखना, वृक्ष की जो वर्दी होती है उस वर्दी में जे और एस आकार के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अपना कौन सा क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 7 है कि कोशिका, जो जीवित कोशिका थी उसको कहां देखा गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवित कोशिका को देखा गया। जीवित कोशिका देखी गई। कहां देखी गई? बात करें पादपों की तो पादपों में प्याज में देखी गई। और जंतु यानी अपन मानव में बात करें तो कहां देखी गई थी? दांत की खुरचन में। याद रखना, दांत की खुरचन में जीवित कोशिका देखी गई। और बात करें पादपों में जीवित कोशिका प्याज में देखी गई थी। वृक्ष की लंबाई का निर्धारण किसके द्वारा करेंगे? वार्षिक वलयों की संख्या से निर्धारण करेंगे कि एक्चुअल में वार्षिक वलयों की संख्या क्या होगी। और वृक्ष की लंबाई का जो ग्राफ होगा वो एस और जे आकार का होगा।
और तने की लंबाई को अपन किसके द्वारा मापेंगे? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापेंगे। ठीक है। जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले एवी लिवेनोक नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा था पादप में प्याज में और जंतु में दांत की खुरचन में देखा गया था। ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये भी सेल बायोलॉजी से आया है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि राइबोसोम की जो 2 शुभ उप इकाइयां होती है कौन कौन सी होती है? 70S और 80S। कौन कौन सी होती है पहले यहाँ वो बता देता हूं। 70S व 80S। याद रखना राइबोसोम में 70S और 18S 2 प्रकार की उप इकाइयां पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइबोसोम की जो दोनों उप इकाइयां होती है वो किसके द्वारा जुड़ी हुई होगी? तो याद रखना 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन या मोलिब्डेनम। याद रखना राइबोसोम की दोनों जो उप इकाइयां होती है सब यूनिट्स वो हमेशा मैग्नीशियम नामक तत्व के द्वारा जुड़ी हुई होगी। याद रखना मैग्नीशियम नामक तत्व के द्वारा जुड़ी हुई होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं ये बताता हूं। सबसे पहले पोटेशियम। सबसे पहला क्वेश्चन पोटेशियम से बनेगा कि प्लांट पोटेशियम को किस रूप में लेंगे? ठीक है। याद रखना K+ के रूप में लेंगे या आयन के रूप में लेंगे। पोटेशियम को इस रूप में लेंगे। इसकी कमी से क्या होता है वो भी बता देता हूं कि यदि किसी प्लांट में पोटेशियम की कमी हो गई तो याद रखना उस प्लांट की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर, वो कमजोर हो जाएगा। याद रखना इसकी कमी से रोग प्रतिरोधकता कम, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। K+ के रूप में प्लांट पोटेशियम को लेते हैं। ठीक है। और जो मैग्नीशियम होती है वो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का काम करेगी। नाइट्रोजन की बात करें तो याद रखना ये प्लांट में सर्वाधिक होगी। क्वेश्चन पूछ ले बच्चों कि कौन से तत्व की मात्रा प्लांट को सबसे ज्यादा चाहिए? याद रखना नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा चाहिए। प्लांट इस नाइट्रोजन को किस रूप में लेगा? क्योंकि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, 78% है इन्वायरमेंट में, लेकिन नाइट्रोजन को कभी भी प्लांट नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेगा। प्लांट हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेगा। याद रखना NO3 नाइट्रेट के रूप में प्लांट हमेशा नाइट्रोजन को लेगा। ठीक है। नाइट्रोजन की कमी से कौन सी बीमारी होगी? क्लोरोसिस या हरिमीनता। याद रखना क्लोरोसिस या हरिमीनता। हरिमीनता नामक बीमारी किसकी कमी से होगी? यह नाइट्रोजन की कमी से होगी। दोबारा बता देता हूं, राइबोसोम की दोनों इकाई को कौन जोड़ता है? मैग्नीशियम। ठीक है। यदि किसी प्लांट में पोटेशियम की कमी हो गई तो क्या होगा?
याद रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। और प्लांट पोटेशियम को किस रूप में लेंगे? याद रखना, K+ के रूप में लेंगे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछ ले कि पादप को सबसे ज्यादा कौन से तत्व की जरूरत होती है? याद रखना, पादपों को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेंगे। ठीक है। और यदि किसी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो गई तो क्या होगा? क्लोरोसिस या हरिमीनता हो जाएगी, पत्तियां पीली पड़ जाएगी और हरा रंग गायब होने लग जाएगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। क्वेश्चन पूछ ले, कौन से तत्व की कमी होने से पत्तियां पीली पड़नी लग जाती है? नाइट्रोजन की कमी से। बात आती है मोलिब्डेनम। याद रखना, मोलिब्डेनम को पादप होते हैं वो MoO2 के रूप में लेंगे। ये क्या रीजन है? इसको बोलते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड। याद रखना, इसको बोला जाता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इस रूप में लेते हैं। और मोलिब्डेनम की कमी से क्या होता है वो भी बता देता हूं। मोलिब्डेनम की कमी से व्हाइट टेल नामक डिजीज होगी। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। मैग्नीशियम राइबोसोम की 2 उप इकाइयों को जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है पोटेशियम K+ के रूप में प्लांट इसको लेगा। पोटेशियम की कमी से प्लांट की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेंगे। और नाइट्रोजन की कमी यदि किसी प्लांट में हो गई तो याद रखना, उस प्लांट में हरिमीनता या क्लोरोसिस नामक डिजीज होगी। और मोलिब्डेनम को प्लांट MoO2 के रूप में लेंगे, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में लेंगे। और मोलिब्डेनम की कमी से कौन सी बीमारी होगी? व्हाइट टेल डिजीज नामक बीमारी होगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगला अपना क्वेश्चन नंबर, अगला प्रोसेस होगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा कि यार एक छोटी सी कहावत मानी जाती है बिहार में। बिहार की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ बीच में। बिहार में क्या होता है एक्चुअल में कि उसमें 2 चीज चलती है। बिहार में ओनली 2 ही चीज चलती है। एक तो चलती है मजदूरी और एक चलती है अपनी UPSC, या सब आ गए उसमें। बिहार में हमेशा 2 ही चीज चलती है। बंदा या तो कुछ भी नहीं करेगा, मजदूरी करेगा, साला पेट भरेगा, बढ़िया काम चलेगा। एक बंदे की कैटेगरी ये होती है UPSC डायरेक्ट, और कोई एग्जाम पास नहीं करते हैं बिहार में। या तो किसी काम को करेंगे नहीं, और करेंगे तो गधे के जैसे करते हैं साला। यही हमारी प्रोसेस होनी चाहिए। या तो किसी काम को करो मत, करो तो ऐसे करो आपसे बढ़िया आपके आसपास में दूसरा कोई वो चीज नहीं कर रहा हो। एक चीज के परफेक्ट बनो, तब जाकर अपने पास पैसे आएंगे, अन्यथा पैसों से अपने को दूर रहना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है भैया सबसे ज्यादा UPSC फाइट बिहार के लोग करते हैं, क्योंकि बिहार में एक चीज को परफेक्ट करते हैं, जैसे मजदूरी हो या पढ़ाई हो। ठीक है, तो अपन अब अगला प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं, आगे के फ्लो में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वही तरीका है, बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया है। क्वेश्चन एक लाइन में दिया गया है NCERT में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि पादप कोशिका या एक पादप कोशिका से संपूर्ण पादप निर्माण, संपूर्ण पादप का निर्माण क्या कहलाता है? आंसर याद रखना कि एक पादप कोशिका से संपूर्ण पादप का निर्माण करने की प्रक्रिया पूर्ण सख्तता कहलाती है।
पूर्ण सत्ता टोटिपोटेंसी। याद रखना, एक पादप कोशिका है, उस एक पादप कोशिका से एक पूरे पादप का निर्माण होना टोटिपोटेंसी या पूर्ण सत्ता कहलाती है। लिख देता हूं यहां, टोटिपोटेंसी। याद रखना, एक पादप कोशिका से संपूर्ण पादप का निर्माण टोटिपोटेंसी या पूर्ण सत्ता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रांतिक तत्व है। क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्रांतिक तत्व है। क्वेश्चन पूछा गया आपको कि क्रांतिक तत्व है। 4 ऑप्शन देगा आपको, एनपीके या इसके अलावा आपको कॉपर दे देगा या कैल्शियम। मान लीजिए आप कॉपर से बेस्ट रहेगा आपके लिए कैल्शियम। ठीक है, इन चारों में से क्रांतिक तत्व कौन सा होगा? 30 सेकंड का टाइम दूंगा, सोच के बताइए कि क्रांतिक तत्व कौन सा होगा। ठीक है, यह आप सोचिए। उस टाइम के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं ऊपर वाला, कि मान लीजिए मेरे पास एक पादप कोशिका है, उस एक पादप कोशिका से मैंने संपूर्ण पादप बनाया। उस प्रोसेस को अपन पूर्ण सत्ता या टोटिपोटेंसी बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तो आपका हो गया कंप्लीट। 10 वाले की बात बताता हूं मैं आपको। क्रांतिक तत्व है एनपीके या कैल्शियम। याद रखना, ये तीनों तत्व एनपीके होते हैं। ये तीनों तत्व क्या होते हैं? क्रांतिक होते हैं। याद रखना, तीनों तत्व क्रांतिक होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्रांतिक तत्व है एनपीके। ठीक है, अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है? फास्फोरस को प्लांट किस रूप में लेगा? याद रखना, इस रूप में प्लांट इसको लेगा। इसकी कमी से क्या होगा? पत्तियां हंसियाकार हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? याद रखना, फास्फोरस की कमी से उत्तकक्षय क्षेत्र बनते हैं। कौन से क्षेत्र बनते हैं पादपों में बच्चों? उत्तकक्षय या उत्तकों का क्षय होता है फास्फोरस की कमी से। फास्फोरस को HPO4 के रूप में प्लांट लेते हैं। बात आती है अपने कैल्शियम की। कैल्शियम की क्या कहानी है वो भी बता देता हूं। कैल्शियम की सीधी सी एक कहानी है कि कैल्शियम के द्वारा जड़ें प्रभावी होती है। जड़ें क्या होगी? प्रभावित होगी। याद रखना, कैल्शियम के द्वारा या कैल्शियम की कमी से जड़ें प्रभावित होगी। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा भी प्लांटों में ठीक ठाक होती है, लेकिन कैल्शियम नहीं रहेगा तो जड़ें सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। दोबारा बता देता हूं, एक पादप से संपूर्ण पादप बनना पूर्ण सख्तता कहलाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को अपन क्रांतिक तत्व बोलते हैं। फास्फोरस की कमी से पत्तियां हंसियाकार हो जाती है और फास्फोरस की कमी से उत्तकक्षय नामक बीमारी होती है। उत्तकों का क्षय होने लग जाता है। और याद रखना, कैल्शियम जड़ों को प्रभावित करेगा। ठीक है, अपन पढ़ेंगे अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 11, जो अपनी अगली प्रोसेस होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका में करेब्स चक्कर संपन्न होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका में करेब्स चक्कर कहां संपन्न होगा। 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, 4 ऑप्शन आएंगे। हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या सभी। क्वेश्चन पूछा गया है
कि करेब्स चक्कर कहाँ संपन्न होगा। तो याद रखना करेब्स चक्कर की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी। ठीक है, कोई ऑप्शन या कोई ऑब्जेक्शन है आपको? नहीं है तो सही है। याद रखना करेब्स चक्कर की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया आपको, कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्वसंलयन का काम करती है, खुद का पाचन करती है। इसमें हाइड्रोफाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक प्रोटीएज, इसके अलावा लाइपेज। बोले तो जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं वो सब इसी में पाए जाएंगे। याद रखना करेब्स चक्कर की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी या सूत्रकणिका में। लाइसोसोम की बात करें तो इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि यह स्वसंलयन का काम करेगी। इसमें हाइड्रोलाइटिक प्रोटीएज और इसके अलावा लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जो सभी प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। कोशिका का रसोई घर, इसको कोशिका का रसोई घर बोला जाता है, क्योंकि कोशिका जो जितने भी पादप होते हैं उनमें जो भोजन का निर्माण होता है, वो याद रखना भोजन का निर्माण हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसीलिए इसको कोशिका का रसोई घर बोला जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन अगला। पढ़ने से पहले एक बार फिर रिपीट करा देता हूं कि करेब्स चक्कर की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोला जाता है, हरित लवक को रसोई घर बोला जाता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक, लाइपेज, प्रोटीएज सारे पाचक एंजाइम होते हैं, वो लाइसोसोम में होंगे। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट होगा। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन है, तो थोड़े तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें क्वेश्चन यही बनते हैं कि प्रोटीन में श्वसन गुणांक क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन का श्वसन गुणांक क्या होगा, 1 से कम या 1 या 4.0 या सभी होंगे। तो याद रखना प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होगा, 1 से कम। याद रखना रेस्पिरेशन क्यूसेंट RQ का मान प्रोटीन का कितना होगा, प्रोटीन का जो RQ होगा वो कितना होगा, 1 से कम होगा। ठीक है, तो प्रोटीन का जो श्वसन गुणांक होगा वो 1 से कम होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसा कौन सा घटक है जिसका श्वसन गुणांक फिक्स 1 होता है। ठीक है, 20 सेकंड का टाइम दूंगा, बता दीजिए ऐसा कौन सा घटक है जिसका श्वसन गुणांक फिक्स 1 होता है। ठीक है, बता दीजिए कौन सा होता है जिसका फिक्स 1 माना जाता है। बता देता हूं, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक या RQ कितना होता है, 1। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक या 1 होता है, जबकि प्रोटीन का 1 से कम होता है,
बात आती है 4.0 किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो शोषण गुणांक होता है वो 4.0 होता है। ठीक है, याद रखिए प्रोटीन का शोषण गुणांक 1 से कम होगा, कार्बोहाइड्रेट का 1 होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का शोषण गुणांक होगा वो कितना होगा? तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड का शोषण गुणांक 4.0 होगा। कहने का मतलब 1 से तो बहुत ज्यादा होगा। अब पढ़ेंगे अपन अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का होगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 ये याद रखना, शोषण गुणांक का सूत्र। देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है, इसमें ऑप्शन का कोई खेल नहीं है, सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा अपने को कि जितनी मुक्त हुई CO2, जितनी प्रयुक्त हुई O2, जितनी CO2 मुक्त हो गई और कितनी O2 मिल गई, इसी के अनुपात को अपन शोषण गुणांक बोलते हैं। याद रखना मुक्त CO2 बट्टा प्रयुक्त O2, इसी के अनुपात को अपन RQ के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना शोषण गुणांक का सूत्र कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपको शोषण गुणांक का सूत्र कितना होगा या कौन सा होगा। मुक्त हुई CO2 प्रयुक्त हुई O2, इन दोनों के अनुपात को, और पौधों के RQ का मान कितना होता है बता दीजिए। पौधों के RQ का मान कितना होगा? 0, शून्य होता है। जैसे कि नागफनी का प्लांट, इनका जो RQ का मान होता है ना वो शून्य होता है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका की सार्वत्रिक मुद्रा क्या होती है? याद रखना ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की सार्वत्रिक मुद्रा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 रिपीट कर रहा हूं, शोषण गुणांक का सूत्र होगा मुक्त हुई CO2 और प्रयुक्त हुई O2, इन दोनों के अनुपात को RQ बोला जाता है। पौधों का जो RQ होता है वो हमेशा 0 होता है। कोशिका की सार्वत्रिक मुद्रा क्या होती है? याद रखना ATP को कोशिका की सार्वत्रिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 15 होगा वो अपना इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पतझड़ के समय पौधों में कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होगा? क्वेश्चन पूछा गया है कि पतझड़ के समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होगा। याद रखना कौन सा होगा, बता देता हूं,
या सभी। ठीक है, क्वेश्चन है पतझड़ के समय पौधों में कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा सक्रिय होगा? याद रखना, एब्सिसिक हार्मोन पौधों में सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। क्वेश्चन का आंसर याद रखना, पतझड़ के समय एबीए हार्मोन सबसे ज्यादा संश्लेषित होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिब्बन वलय पाई जाती है, जिब्रेलिक एसिड में गिब्बन वलय पाई जाती है। ठीक है, यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। ठीक है, याद रखना कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो सभी जो जितने भी प्लांट होते हैं उनमें एक विशेष तौर का हार्मोन होता है जिसको अपन बोलते हैं एब्सिसिक हार्मोन, जो उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 15 आपके समझ में आ गया होगा और सारे क्वेश्चन आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, परफ्यूरिल वलय पाई जाती है साइटोकाइनिन में, याद रखना परफ्यूरिल वलय साइटोकाइनिन में पाई जाती है। परफ्यूरिल वलय साइटोकाइनिन में पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी ने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट और आज का सेशन आपका खत्म।